नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। ये जो कमेंट्स हैं उनके ऊपर उनके जवाब देने के लिए सीरीज चालू करी हुई है। तो ये एक जवाब मतलब कमेंट है, कमेंट के रूप में सवाल है। सर, क्रॉनिक केस में कोल्ड पेशेंट मतलब चिली पेशेंट को हॉट मेडिसिन दे सकते हैं क्या? अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे तो सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर हम लोग दवाई जब देते हैं तो वो इंडिविजुअलाइजेशन यानी प्रत्येक रोगी की प्रकृति को देखकर दवाई देते हैं। तो अगर कोई शांत स्वभाव का व्यक्ति है तो आप वो दवाई कैसे दे सकते हैं जो एग्रेसिव स्वभाव की होगी? तो वो तो होम्योपैथी रही नहीं, यानी मैचिंग तो होगी नहीं। तो अगर कोई क्रॉनिक पेशेंट है और वो चिल्ली पेशेंट, कोल्ड पेशेंट भी है, तो अगर आप फिजिकल पर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो फिर आप ये नहीं कर सकते, फिर तो आपको मॉडलिटीज वाली दवाई ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो मैं सिस्टम बता रहा हूं कि रोगी के लिए दवाई का चुनाव उसकी वर्तमान मानसिक अवस्था के आधार पर देना चाहिए, तो फिर इसमें कोल्ड हो या फिर हॉट हो, फिर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ही भौतिक अवस्थाएं हैं, मानसिक अवस्थाएं नहीं है। और हमें प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए रोगी की मानसिक वर्तमान अवस्था को देखना होता है। तो इसलिए अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन माइंड के ऊपर बेस है, जैसा कि मैं बताता हूं मेंटल सिम्टम पर बेस है, तो फिर हमें इन प्रकार की मॉडलिटीज को देखने की जरा सी भी आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर पेशेंट चिल्ली हो या हॉट हो, हम सारी दवाइयां उसको दे सकते हैं। ना उसको टाइम मॉडलिटीज देखनी है, ना उसका मयाजम देखना है, ना उसका सेक्स देखना है, ना उसकी एज देखनी है। ऐसा कोई भी चीज नहीं देखने की जरूरत होती है, जिसको प्रायः क्लासिकल होम्योपैथी में देखा जाता है। तो पर ये तब होता है जब आपका दवाई का सिलेक्शन रोगी के वर्तमान मानसिक अवस्था के आधार पर किया गया है। तब आप इन सारी चीजों को इग्नोर कर सकते हो, छोड़ सकते हो, और जो दवाई उसकी मानसिक अवस्था के आधार पर आ रही है, सेलेक्ट हो रही है, तो वो दे सकते हो। तो फिर इन सब मॉडलिटीज का जरा सा भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो दवाई रोगी में सुधार जरूर लाएगी, उसको क्योर करेगी, जितना क्योर होना संभव होगा उतना करेगी। अच्छा, तो ये तो हुआ इनका जवाब। अब एक और दर्शक भी अजीब सा सवाल पूछते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा है ये अजीब सवाल, क्योंकि ये होम्योपैथी जानते नहीं है, या इतना जो कुछ पढ़ रखा है वो इतना कूड़ा है दिमाग में, इसलिए ये उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। सर, क्या मैं फास्फोरस को कम पोटेंसी में लंबे समय तक खा सकता हूं? तो कौन मना करता है, जो मर्जी करो, खाओ। पर होम्योपैथी का सिद्धांत क्या है, ये भी तो होम्योपैथिक दवाई खाने से पहले सोचना चाहिए। होम्योपैथी का सिद्धांत है मिनिमम डोज, सिंगल डोज। तो फिर आप लंबे समय तक क्यों खा रहे हैं? अगर मेडिसिन सिलेक्शन सही होगा बीमारी और रोगी के हिसाब से, तो रोगी को एक डोज देने से ही दवाई का असर होना शुरू हो जाएगा। तो फिर चाहे वो कम पोटेंसी की हो या ज़्यादा पोटेंसी की हो, क्योंकि उसने वाइटल फोर्स की हार्मोनी को तो रीस्टोर कर ही दिया, तो फिर तो आपकी दवाई का कोई काम रहता नहीं है, चाहे उसको रोज खिलाओ। तो इसलिए ये कम पोटेंसी की दवाई लंबे समय तक खा सकता हूं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप नहीं खा सकते, ये सब नुकसान करेंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये इस दवाई को खाने की वजह से बीमारियां नई नई आ रही हैं। क्योंकि होम्योपैथी में जो भ्रांति है कि होम्योपैथिक दवाइयां कभी भी नुकसान नहीं करती हैं, उनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। होम्योपैथिक दवाई बिल्कुल 100% नुकसान करेगी। जो असर करती है
वो अच्छा और बुरा दोनों का करेगी। अगर आप ऐसे ही अंधाधुंध कोई भी दवाई किसी को खिलाते रहोगे लंबे समय तक, तो वो रोगी के मरीज पे शरीर पर नुकसान जरूर पहुंचाएगी। इसलिए कम पोटेंसी में भी किसी भी दवाई को लंबे समय तक नहीं खाया जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये लंबा समय कितना होता है? क्या हम 2 दिन को लंबा समय कहेंगे, या 2 महीने को लंबा समय कहेंगे, या 2 साल को लंबा समय कहेंगे? क्योंकि लंबा कोई स्पेसिफिक शब्द नहीं है। लंबा का मतलब केवल एक टाइम पीरियड है। 2 दिन 1 दिन से ज्यादा लंबे होते हैं और 10 दिन 5 दिन से लंबे होते हैं, पर वही 10 दिन 20 दिन से छोटे होते हैं। तो इसलिए ये लंबे समय का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आप एक डोज दीजिए, उसके बाद देने की जरूरत नहीं होती है। एक और भी लेता हूं क्वेश्चन। सर, रेस्टलेसनेस बेचैनी के लिए रस्टॉक्स रोगी को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे भाई, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, इतना मूर्खतापूर्ण सवाल। पहले होम्योपैथी सीखनी चाहिए, फिर आप सवाल करो। आपने एक किताब पढ़ी, किसी का वीडियो देखा, कुछ भी पूछना शुरू कर दिया जैसे सामने वाला फालतू बैठा है। अगर रस्टॉक्स, क्या रस्टॉक्स अकेली बेचैनी की एक ही दवाई है? अगर रेस्टलेस के नीचे देखोगे तो होम्योपैथी की सारी दवाइयां उस रूब्रिक के नीचे आ जाएंगी, तो फिर रस्टॉक्स ही क्यों? तो इसलिए ये बेचैनी के लिए दवाई नहीं होती है। रस्टॉक्स के अगर लक्षण हैं तो आपको रस्टॉक्स देनी है, लक्षण नहीं है तो बिल्कुल नहीं देनी है, चाहे उसमें कितनी बेचैनी हो। एक और दर्शक पूछ रहे हैं, आर्सेनिक एल्बम 200 को दिन में कितनी बार और कितने महीनों तक ले सकते हैं? आप जिंदगी भर खाते रहो, अपनी मौत के जिम्मेदार आप खुद ही होगे। ये पता नहीं कहां कहां से सीखते। अगर लक्षण सही है तो एक ही बार खानी होती है, उसी से ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं खाना चाहिए। अच्छा, एक और दर्शक है, वो भी भाई साहब बड़े कमाल के हैं। देखो, मतलब हम होम्योपैथ ने ही होम्योपैथी का कबाड़ा किया है, और फिर हम कहते हैं गवर्नमेंट हमको सपोर्ट नहीं करती, समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं है। कहां से करेगा कोई इज्जत ऐसे लोगों की? ये क्या लिख रहे हैं, फोर्टनाइटली, मतलब फोर्टनाइटली का मतलब 14 दिनों में एक बार सल्फर दी, सीना दी, और 15 दिनों तक चलाकर, अच्छा सॉरी, ये कहते हैं फोर्टनाइटली सल्फर दी, यानी 14 दिन में एक बार सल्फर दी और बाकी 13 दिनों तक ये सीना 30 चलाते रहे। तो एक 10 साल की लड़की की बेडवेटिक, मतलब बिस्तर में पेशाब करने की समस्या ठीक हो गई। और हाँ, मैंने बीच में 1 डोज सीपिया भी दी। तो साहब, आप सबका कबाड़ा क्यों कर रहे हो? अच्छा है होम्योपैथी मत करो। आपने किस आधार पे सीपिया दी, किस आधार पे सीना दी, किस आधार पे सल्फर दी? आपके पास कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है, इसलिए जो कुछ भी आपने दिया वो गलत दिया, नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।